बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंपल पेंडुलम का वाइवा डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इसका क्या है कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के। और दूसरा हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, एक बॉब होता है, पॉइंट मास होता है, और इसका हमें रेडियस मालूम करना होता है। तो रेडियस वर्नियर कैलिपर से मालूम कर लें, ये आपको गिवन होगा। तो हमारे पास जो बॉब है उसका रेडियस क्या है, 0.8 सेंटीमीटर है। प्लीज काउंट स्टॉप वॉच गिवन होगी। स्टॉप वॉच का स्मॉलेस्ट डिवीजन देख लें, डिफरेंट स्टॉप वॉच के डिफरेंट प्लीज काउंट होते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लें। अब आपको क्या करना है, देखिए ये येलो कलर का बॉब है और उसके साथ एक हुक अटैच है। आपको इस हुक को थ्रेड के साथ टाई कर देना है। और थ्रेड पे अब आपको पेन से मार्किंग करनी है। और मार्किंग कैसे करेंगे कि इस हुक को इस पॉइंट से मीटर स्केल पे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक कि इंक पेन से थ्रेड पे 79.2 आप मार्क कर लेंगे। और उसके बाद फिर 10-10 सेंटीमीटर से मार्क करते जाएंगे, 89.2, 99.2, 109.2, 119.2। ये जो मार्किंग है, हुक प्लस दिस डिस्टेंस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, ये स्मॉल एल होता है, लेकिन पेंडुलम जो है वो सेंटर से ऑसिलेट करता है। तो उसमें जब हम रेडियस ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल 79.2 में जब हमने 0.8 ऐड कर दिया, तो ये कैपिटल एल बन जाता है, विच इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो यहाँ पे देखिए 79.2 में 0.8 ऐड किया, ये 80 बन गया। अब आपको यहाँ से इस पॉइंट पे आपको दो कॉर्क गिवन होंगे, थ्रेड को इस पॉइंट तक आपने लगाना है और बाकी थ्रेड आप कॉर्क पे रैप रैप कर देंगे और इसको स्टैंड के साथ लगा देंगे। स्टैंड जो है वो एक स्टूल या टेबल पे रखा होगा। अब आप क्या करेंगे, इस बॉब को ऑसिलेट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए फिगर, ये आपके पास नेक्स्ट फिगर है कि आपके पास क्या है, ये सिंपल पेंडुलम है। अब यहाँ तक की लेंथ आपने मार्क करके टाई की हुई है, ये पहली लेंथ है जो 79.2 है। अच्छा, अब आप पेंडुलम के दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस मार्क करेंगे। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस एक साइड पे एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड है दोनों साइड पे। आप एम्पलीट्यूड 10-10 सेंटीमीटर मार्क कर लें या अपनी मर्जी से 15 सेंटीमीटर मार्क कर लें। बट प्रिकॉशन क्या होती है कि एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए। एम्पलीट्यूड स्मॉल होने का मतलब क्या है कि ये एंगल थीटा कम होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लें। अब आप क्या करेंगे, पेंडुलम को इस पॉइंट पे पोजीशन ए पे लाएंगे और स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। अब बॉब जो है वो पोजीशन ए से अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा और फिर दूसरी साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएगा जो कि पोजीशन सी होगी। और उसके बाद ये वापस अपनी मीन पोजीशन पर आएगा और फिर पोजीशन ए पर आ जाएगा। ये एक ऑसिलेशन होगी। आपको इस तरह 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करना है। यहाँ पर अब आप दोबारा आ जाते हैं, हम यहाँ पे देखें कि 80 सेंटीमीटर पे आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर दिया, ये आपका T1 है। यही टाइम आपको 80 सेंटीमीटर पे दोबारा नोट करना होगा, ताकि अगर कोई एरर आ रहा है, आपको टाइमिंग नोट करने में कोई एरर हो गया है, उसको दोबारा नोट कर लें। तो वो ये क्या कहलाएगा, T2 कहलाएगा। यानी एक ही लेंथ पे आपने दो टाइम नोट किए। अब आपको इसका मीन लेना है। मीन कैसे लेंगे, T1 + T2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, जब आप T1 + T2 कैलकुलेट करें तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इज इक्वल टू कैलकुलेटर पर प्रेस नहीं करते। उससे क्या होता है, सिर्फ लास्ट वैल्यू डिवाइड हो जाती है और आपका मीन गलत आता है। तो पहले आप T1 + T2 करें, इज इक्वल टू का साइन दबाएं कैलकुलेटर पे, फिर 2 से डिवाइड करें, ये आपका मीन हो जाएगा। अब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। तो आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम दिया था,
जब आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 1 ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आप स्क्वायर कर दें। अच्छा, टी स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आगे हमें लोड टी स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करना है। ये एल और ये टी स्क्वायर, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब आप क्या करें, अपने थ्रेड को दोबारा अनटाई करें और अब आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है, 89.2 रखना है। इसका क्या मतलब है, टोटल एल किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। 89.2 प्लस 0.8 विल बी 80 एंड दिस विल गिव यू कैपिटल एल। तो कैपिटल एल की वैल्यू जो है वो आपके पास 90 आ जाएगी। दोबारा आपको 10 ऑसिलेशन का टाइम दो बार कैलकुलेट करना, दो बार नोट करना है, मीन लेना है, टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है, टी स्क्वायर करना है। इस तरह जो है अब आप इन सारी लेंथ पे इसी तरह आपको टाइम रिकॉर्ड करके ये चार्ट जो है वो फिलअप कर देना है। अब आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ किसमें प्लॉट होगा, एल और टी स्क्वायर में। ठीक है, ये आपको ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ हमने किस में प्लॉट किया है, एल और टी स्क्वायर में। लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस पे ली है और टी स्क्वायर हमने कहा लिया है वाई एक्सिस पे। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हमें इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज द चेंज इन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन द एक्स एक्सिस। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली स्लोप का क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये देख लेंगे स्लोप, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये स्लोप है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। आपका जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो आपको एक पॉइंट ग्राफ पे चूज करना है, उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब यहाँ जो वैल्यू है आपको इसको रीड करना है और यहाँ जो वैल्यू है इसको रीड करना है। ये आपके पास क्या आ गई, x1 और y1 आ गई। नेक्स्ट आपको यही काम एक दूसरे पॉइंट पे भी करना है। कोई ऐसा पॉइंट चूज करें जो आप कंप्लीटली रीड कर सकें। यहाँ से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, y2, और ये पॉइंट क्या बन गया, x2। अब देखें आपको क्या करना है, यहाँ से y2 की जो वैल्यू आई है उससे y1 को माइनस कर दें, तो ये आपका क्या हो गया, वाई एक्स, चेंज इन द वाई एक्सिस आ गया। एक्स एक्सिस पे चेंज कैसा आएगा, कि x2 माइनस x1 कर दें। तो स्लोप आपने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब पेंडुलम का फॉर्मूला जो टाइम पीरियड के लिए है वो क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अच्छा, जी के टर्म में फॉर्मूला अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए इस एल को हम यहाँ डिनोमिनेटर में भी ला के लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो जो ग्राफ से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा टी स्क्वायर क्या है, चेंज इन द वाई एक्सिस। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन द एक्स एक्सिस। तो ये बेसिकली क्या है, स्लोप है। देखें डेल्टा टी स्क्वायर का चेंज ये रहा और डेल्टा एल का चेंज ये है, x2 माइनस x1। तो ये बेसिकली ये वैल्यू क्या है, स्लोप है। तो स्लोप से जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ ये काम सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम वाइवा की तरफ आ जाते हैं। पहला वाइवा को क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो पहला सवाल क्या है, व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, कोई भी टू एंड फ्रो मोशन जो कि बॉडी अपनी मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कर रही होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। जैसे कि मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटरी मोशन। देखिए ये मीन पोजीशन है, यहाँ से ये क्या कर रही होती है, टू एंड फ्रो मोशन। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो एक एग्जाम्पल है वाइब्रेटरी मोशन की। अच्छा, अगला सवाल है, कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। तो एक तो सिंपल पेंडुलम भी है वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल, और दूसरा क्या है कि ट्यूनिंग फोक को जब आप स्ट्रक करते हैं रबर पैड से तो वो भी जो है वो
एग्जाम्पल किसकी है? वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। अच्छा, इसी तरह गिटार के वायर को जब आप प्लग करते हैं या मास अटैच टू द स्प्रिंग को आप ऑसिलेट करते हैं, तो वो ये सारी एग्जाम्पल किसकी है? वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है कि जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्टेड होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। अगर इसकी आप मैथमेटिकल इक्वेशन देखें तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। ये फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स है? जो बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रबर बैंड को खींचा और उसको छोड़ा, तो वो रबर बैंड हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करेगा? अपनी मीन पोजीशन की तरफ। तो ये फोर्स क्या कहलाती है? रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। और माइनस साइन क्या बता रहा है? कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी। और के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन की। अब अगला सवाल क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन क्या होती है? कोई भी बॉडी जो अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रही होती है, वो पीरियोडिक मोशन है। अगेन एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन की क्या है? मास अटैच टू द स्प्रिंग ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ, a pendulum swinging with a small angular displacement, rotation of the earth around the sun भी जो है वो एग्जाम्पल क्या है? पीरियोडिक मोशन की है। तो एक साल में अर्थ जो है वो सन के अराउंड अपना रोटेशन कंप्लीट करती है। अच्छा, अब अगला सवाल क्या है? इस वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन? तो हाँ, तक सारे पीरियोडिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होते हैं, लेकिन इनका उल्टा ठीक नहीं है। इज ऑल पीरियोडिक मोशन वाइब्रेटरी? नो, नो, नॉट ऑल पीरियोडिक मोशन इज वाइब्रेटरी। क्योंकि पीरियोडिक मोशन क्या होती है? जो अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रही होती है। तो एक पर्सन का हार्ट बीट जो है वो भी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। तो इसलिए ये जो है पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन नहीं। तो जरूरी नहीं कि हर पीरियोडिक मोशन वाइब्रेटरी हो। इसी तरह अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, द अर्थ ऑर्बिट इज पीरियोडिक बट नॉट वाइब्रेटरी। टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रही होती है, इसकी सर्कुलर मोशन होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं डिफाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? द सेंट्रल पोजीशन अराउंड विच मोशन अकर्स। जैसा कि पेंडुलम है, दोबारा आ जाते हैं पेंडुलम की फिगर की तरफ। तो ये देखें, ये आपके पास पेंडुलम है। तो अगर ये यहाँ रेस्ट पे है तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन जब मैं इसको ले जाकर इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाऊंगी, तो ये इसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन है व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपली एक मास होता है, पॉइंट मास, जिसको आप थ्रेड के साथ टाई कर देते हैं और ये उसको एक फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं। और जब आप इसको रिलीज करते हैं तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पर देखें आप, कहीं भी मास का डिपेंडेंस नहीं आ रहा है इस इक्वेशन में। तो इसका क्या मतलब है? कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। आप चाहे बॉब जो है वो उसका साइज चेंज कर दे, टाइम पीरियड जो है वो सेम रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन द लेंथ? ये देखें, ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के।
तो अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। The next question, how does the time period of the simple pendulum depend upon the acceleration due to gravity? यहाँ से आपको दिख रहा है टाइम पीरियड जो है अंडर रूट जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर जी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड जो है वो डिक्रीज होगा। अच्छा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेजर द मल्टीपल ऑसिलेशन टू डिटरमाइन टाइम पीरियड? मल्टीपल ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि आपने 2 बार टाइम पीरियड नोट किया है। इससे एरर अवॉइड हो जाता है। अगर आपने एक बार टाइम गलत दिया और फिर दूसरी बार आपने करीब करीब टाइम ले लिया, उनका एवरेज लेंगे तो एरर क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। व्हाट आर सम सोर्सेस ऑफ एरर इन द एक्सपेरिमेंट? सोर्सेस ऑफ एरर क्या है कि आपने लेंथ सही नहीं मार्क की, स्टॉप वॉच की रीडिंग आपने सही से नहीं पढ़ी, एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन जहाँ से आपने इसको मेन पॉइंट पे टाई किया है। अच्छा, हाउ कैन एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट बी इम्प्रूव? तो एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव हो सकती है कि आप ये जो एरर के कॉजेस हैं इनको रिमूव कर दें। एक तो आप डिजिटल टाइमर यूज करें, उससे एक्यूरेट रीडिंग आएगी। लेंथ आप सही से मार्क करें। जहाँ पे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे एयर बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम होना चाहिए। अच्छा, बाय इस पेंडुलम एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल एंगल? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है सिंपल पेंडुलम की जो इक्वेशन आती है वो आती है ए इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका क्या मतलब है कि अगर एंगल स्मॉल नहीं होगा तो ए साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा और थीटा की वैल्यू सेम होती है, तो ए किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। तो इसलिए एंगल छोटा होना चाहिए, लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए। हाउ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ? फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर हम 2 पाई कांस्टेंट है, अंडर रूट जी भी कांस्टेंट है, इन सबको कांस्टेंट लिखते हैं तो टी किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ ऑफ एल्बर्ट्स टी स्क्वायर? आइडियली जो है वो इंटरसेप्ट 0 होना चाहिए, एस टी स्क्वायर शुड बी 0 व्हेन एल इज 0। नॉन जीरो इंटरसेप्ट क्या इंडिकेट करता है, सिस्टमेटिक एरर इन द एक्सपेरिमेंट। टाइम आपने सही से नहीं नोट किया हो, इनिशियल लेंथ सही से नोट नहीं की हो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन? स्लोप ऑफ द लाइन किसी भी लाइन की स्टीपनेस को डिफाइन करता है। ये किसके बराबर होता है, चेंज इन द वर्टिकल एक्सिस, द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन द एक्स एक्सिस। यूजुअली इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। तो आप यहाँ पे देखें, अगर आपके पास 2 पॉइंट है x1 x2 और y1 y2, तो एक्स एक्स वाई एक्सिस का चेंज ऊपर आ रहा है और एक्स एक्सिस का चेंज नीचे आ रहा है। व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट्स? पॉजिटिव स्लोप क्या बताता है कि एक्स इंक्रीज करता है तो वाई भी इंक्रीज करता है, और आपके पास जो है फिर लाइन होगी वो लेफ्ट से राइट पे होगी। नेगेटिव स्लोप क्या इंडिकेट करता है, एज एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस। लाइन कैसे बनेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जीरो स्लोप का क्या मतलब है कि आपकी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है और कोई चेंज नहीं आ रहा है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्लोप इन द ग्राफ? यूनिट ऑफ स्लोप जो है जैसे कि बताया, चेंज इन दी वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन दी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपने टी स्क्वायर प्लॉट किया है तो टी स्क्वायर का यूनिट एस एस स्क्वायर है, और एक्स एक्सिस पे सेंटीमीटर प्लॉट किया है। हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद द हाइट एंड द डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस? द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस हाइट के साथ या डेप्थ के साथ, दोनों के साथ क्या होता है कि जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। व्हाई डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विद द एल्टीट्यूड? ये जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है इसमें, कि जैसे जैसे आप जो है डिस्टेंस दूर जाते जाते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ के,
तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जाता है. द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड बिकॉज ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. What is the value of g on the moon? Moon पे acceleration due to gravity 1.625 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर होती है, जबकि जमीन पे 980 होता है. Why is the value of g different on the moon? Value of g different क्यों है मून पे? कि मास भी मून का कम है और रेडियस भी कम है, और g की वैल्यू मास और रेडियस पे डिपेंड करती है. Where is the value of g zero? सेंटर ऑफ द अर्थ पे वैल्यू ऑफ द g जीरो होती है. What is capital G? Capital G universal gravitational constant है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F is equal to capital G m1 upon m2 upon r square. What is the value of capital G? इसकी वैल्यू 6.67 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर है. इस कैपिटल जी कांस्टेंट, जी हाँ कैपिटल जी कांस्टेंट होता है. और स्मॉल जी और कैपिटल जी में फर्क क्या है कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि डेप्थ और एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता है, जबकि